स्ट्रीमिंग पे वैसे भी हमें ना सोर्स मिलेगा, तो हम तो दबा सर ये क्या होता है, हम इसे बताएंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अरे पूछ लो। एक बार जनता को दिखा दीजिए क्या माहौल दिख रहा है आपको। खरीद करो बोरी यहाँ पे। ये इनसे मिलवाते हैं आपको। ये परिवासवानी है, इनकी टीम का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आपकी टीम कितनी रेडी है? 100% इनका कहना है इनकी टीम रेडी है। अगले कैप्टन से बुलाते हैं। इनकी टीम का नाम गडकरी है और इनका नाम है नितिन। तो नितिन गडकरी टीम, कैसा लग रहा है आपको? कैसी तैयारी आपकी टीम की? 100%। क्या लगता है आप इनको हरा पाएंगे? बिल्कुल हराएंगे। जो डांसिंग गर्ल वाला फिगर बताया गया, जो मैडम ने बता पाई थी आपकी टीम को, वो कौन से पोस्चर में है? एक डांसिंग पोजीशन में खड़ा है, राइट हैंड उसका। एक्ट करके नहीं दिखाना है, नाम बताना है। नटराज सही है। अरे उसका कुछ नाम होगा। नटराज पोजीशन में। नटराज नहीं है, नटराज देवता का नाम है। अरे वो उसी पोजीशन में खड़ी है, करो के दिखा दूं। क्या हो रहा है? वैलिड है। खड़े होकर दिखा सकता है। ऐसे ही ऐसे। मस्त जोक मारा रे, या हंस रहे हलकट हंस। सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल किस चीज में? रीयूज, रिड्यूस एंड एक सेकेंड। हो गया। इतना कॉमन वर्ड In 1951, who became the prime minister? कहाँ? क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? तो 1798 में थियोडोर हर्जल नाम के एक आदमी ने द हर्जल स्टेट नाम की किताब लिखी थी, जिससे उसने नींव रखी थी एक पैलेस्टाइनियन स्टेट की। एक पैलेस्टाइनियन स्टेट की उसने नींव रखी थी। 1800s में फिर ये बात आगे बढ़ती है। जेरूसलम में, जो कि कंट्रोवर्शियल एरिया हमेशा से रहा है, वो ज्यूज के लिए भी एक अच्छी पावन जगह थी, वो उसको मानते थे। इस्लाम में भी उसका रेलेवेंस था और क्रिश्चियंस भी उसमें मानते थे। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि इजरायली स्टेट एक ऐसा होगा, एक जो पैलेस्टीनियंस के लिए होगा, और वहीं पे वही लोग रहेंगे। उनके को डिसेंडेंट्स जो थे, जो माइग्रेट कर गए थे उस जगह से, वो वहाँ पे रहेंगे। माइनॉरिटी में थे ज्यूज और मेजॉरिटी में थे अरब्स। अरब्स में आते थे क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। और उनको जो जगह दी थी रहने के लिए, तो अरब्स मेजॉरिटी में थे लेकिन उनको कम जगह मिली थी, एंड जूस जो थे वो माइनॉरिटी में थे, उनको ज़्यादा जगह मिली थी। और जो बीच का, हाँ, बेसिकली ये सब हो रहा था उसी बीच 20वीं सेंचुरी की जब स्टार्टिंग होती है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड होता है। यहाँ पर हिटलर की पार्टी जीत जाती है, जूइश माइग्रेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जूइश का परसिक्यूशन, हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, जूइश परसिक्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे जूइश माइग्रेशन जो पैलेस्टीन स्टेट था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये देखते देखते अरब नाराज़ हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, एंड अगर आप किसी जगह मेजॉरिटी पर दूसरे लोग आके वहाँ पर मेजॉरिटी बनाए तो आप अग्रेशन दिखाओगे। तो इससे जो उनका अरब इजराइल वॉर वाला जो फेज था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। ये
ये करते 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 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की एंड होती है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है, इसके पहले 1917 में 3 नवंबर 1917 को बैल्फोर डिक्लेरेशन आता है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जूस लोगों को प्रॉमिस करा था कि वो उनके लिए नेशनल होम फॉर जूस बनाएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने सेम कॉन्ट्रडिक्टरी कमिटमेंट अरब्स को भी दे दी थी कि हम आपके लिए भी एक नेशनल होम बना देंगे, यानी कि आपकी भी इंडिपेंडेंट कंट्री बना देंगे। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हुई, जिससे और ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ी। ये चलता रहा। इसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ओटोमन एम्पायर रूल करता था। वर्ल्ड वॉर 1 एंड होने के बाद ब्रिटिश एम्पायर। हाँ, रशिया नॉर्थ का ले लिया था और क्या कहते हैं ब्रिटेन को साउथ का हुआ था, बीच में छोड़ दिया। तो जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बोल दिया गया था और इंटरनेशनल प्लेस बोल दिया गया था। उसके बाद फिर इजराइल का यूएन पार्टीशन प्लान आया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड अरब्स को जूइश पीपल लोगों को ज़्यादा लैंड मिला था। उसके बाद फिर जो मेजॉरिटी में थे उनको कम लैंड मिला था, जो कि है अरब, और अरब्स थे मेजॉरिटी में। और फिर इजराइल बना था 14 अप्रैल 1978 को, डेविड बेन गुरियन ने बनाया था इसको। नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर लो। स्विच क्या कर लो। 1948 में रिजोल्यूशन 181 आता है यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें 3 चीज़ें डिवाइड की गई। इजराइल को बना दिया जूइश लोगों का घर, पैलेस्टीन को बना दिया अरब्स का, और जेरूसलम को एक कंट्रोवर्शियल पार्ट था, इसलिए इसको इंटरनेशनल सिटी ऑफ जेरूसलम बना दिया। उसके बाद ये ज़ायनिज़्म यहाँ कमल होता है। 14 मई 1948 को डिक्लेरेशन ऑफ इजराइल होती है। लीडर रहते हैं डेविड बेन गुरियन, जो उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 15 मई को नकबा डे मनाया जाता है, क्योंकि जब 14 मई को इजराइल एस्टेब्लिश हुआ तो पैलेस्टीन वाले जो लोग थे उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे काफ़ी उनकी मौत हुई है। यहाँ पे ज़ायनिज़्म खड़ा होता है। फिर वहाँ पे आगे नकबा का मीनिंग होता है सैड मॉर्निंग डे। उर्दू थोड़ी याद करते। ग्रीनलैंड किसी को आती है? ग्रीनलैंड बेसिकली 986 AD में ग्रीनलैंड में नॉर्थ सेटलर्स रहने आए थे। 1896 AD में 1896 AD में ग्रीनलैंड में 896 AD में सॉरी क्या हुआ? ग्रीनलैंड में 1814 में ट्रीटी ऑफ कील हुआ था। 1721 में गौटाहब नाम के, अरे हम लोग दोनों बोल रहे हैं ना, हम साथ में। हाँ से गेड़े ने गौटाहब नाम की सिटी एस्टेब्लिश करी थी, जो करंट है नूक, जो कैपिटल है उनकी। ओके, ऐसी क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट वाला। अरे ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियन किंगडम का किंगडम था। बस बोल दिया मैंने। और कौन है? क्या क्या मैंने बोल दिया। हाँ, मदर्स ऑफ ऑल डेज किसको आता है? हाँ, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने आपस में मदर ऑफ ऑल डील्स करी थी। ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी थी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ट्रेड रूट्स हमारे लिए बहुत सारे कंट्रीज से कम हो गए थे, और यूरोपियन यूनियन हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर था। और यूर्सुला वॉन डर लीन हमारा उसकी प्रेसिडेंट थी, वो हमने उनको रिपब्लिक डे पे यूरोपियन यूनियन की इंडिया। हाँ, प्रेसिडेंट यूरोपियन यूर्सुला वॉन डर। उसके बाद यूरोपियन यूनियन से हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अलावा बाकी सब में स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की बात करी जाती है, आपस में ट्रेड इंक्रीज करने की बात करी जाती है। बोलो भाई, टाइम इसमें मदर इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 5 साल के लिए कैप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर तुम लोगों ने मैरिज के लिए बोला है और उसके बाद अगर तुम मना कर ऐसे किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि रेप और उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है कि अगर दोनों का कंसेंट है तो वो सेक्सुअल ऑफेंस कैसे है। आर्टिकल 21 के अंदर उन लोगों ने लीगल रिलेशनशिप को लीगल बताया है। राइट टू लाइफ सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक लड़की थी जिसके पास और जिसने एक लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो उसके बाद उसका उन दोनों के साथ एक बच्चा भी था, तो उसने बाद में जब शादी का प्रॉमिस ब्रोक हो गया उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस कर दिया। हाँ, तो केस का नाम नहीं लिखा है उसमें बाय द नहीं, दैट इज नॉट द केस का नाम, दैट इज द लैंडमार्क जजमेंट का नाम है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया कि अगर सिर्फ प्रॉमिस को अगर तुम सिर्फ मैरिज की प्रॉमिस ब्रोक होती है, डजंट मीन कि तुम उसके ऊपर रेप और असॉल्ट का केस लगा दो। दैट इज BNS सेक्शन 63 एंड 64 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्न का केस था। और मदर ऑफ ऑल डील्स तो कंप्लीट करो, नहीं मुझे मदर ऑफ ऑल डील्स में EU के बारे में जानते हैं। EU एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज हैं टोटल, और उनकी GDP भी 27 ट्रिलियन है। और फिर हाँ, उनका हेडक्वार्टर इज इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। और एक सेकंड, इन 2020 में ब्रिटेन ने उसमें से रिटेन कर लिया था एंड उसके बाद मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में हुई थी, जो 1993 में फोर्स में आई थी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में हुई थी, 1993 में फोर्स में आई थी, जिसमें 3 चीजें थी: सिंगल सिटीजनशिप, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। एंड उसके बाद 2007 में लिस्बन ट्रीटी हुई थी, जो 2009 में फोर्स में आई थी। लिस्बन ट्रीटी में एक लीगल वो आइडेंटिटी देती थी EU को। इसमें यूरोपियन काउंसिल की और यूरोपियन पार्लियामेंट की पोस्ट क्रिएट की गई थी। और उसके बाद अभी 16th इंडिया EU समिट हुआ था, जिसमें मदर ऑफ ऑल डील्स का एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2 लोग आए थे, उन्होंने बता दिया होगा यूरोपियन काउंसिल वाला जो है वो एंटोनियो कोस्टा, कमीशन वाली उर्सुला वॉन देर लेयन। रामसर साइट जो कन्वेंशन है, ये 1971 में ईरान में हुआ था और ये फोर्स में आया था 1975 में, और इंडिया इसका पार्ट बना है 1982 में। और 1981 में इंडिया की 2 रामसर साइट्स आई, खेला देव और चिलिका लेक। और केला दो घाना और चिलिका लेक उड़ीसा में है। और ये वेटलैंड जो है वो पहले इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो स्पेशली सिर्फ एक वेटलैंड के लिए बनाई गई है। वेटलैंड को हम किडनी ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और किडनी ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हाँ, किडनी ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं वेटलैंड्स को। और क्या बोलते हैं, रामसर साइट का नाम है JP नारायण पार्क, जो कि 99 में शेखा झील था। और यूपी में 13 रामसर साइटों के तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट रामसर साइट है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, और 99 हमारा शेखा झील था। बोलिए, तमिलनाडु बोला, अभी बोला तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश में 13 हो चुका है, जो कि वेटलैंड्स होते हैं, ये फिल्टर करते पॉल्यूशंस को जब भी उधर से जाते हैं तब। रिकॉर्ड में से हमारा जो 1981 में हमारा केलोदियो खाना राजस्थान को कब आया था। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश। लास्ट ले रहे नेक्स्ट टॉपिक बांग्लादेश है। बांग्लादेश करंट अफेयर्स में अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शंस में सबसे अभी हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ है, 60.40% का वोटर टर्नआउट हुआ है। वहाँ पे अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीड कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीत चुकी है, मेजोरिटी में नहीं जीती है, 16 में जीती है। उनका अभी हिस्ट्री ये है कि जियाउर रहमान और खालिदा जिया। वोट शेयर कौन सी पार्टी का था बता रही हूँ। खालिदा जिया तुरंत बताई 2 मिनट।
खालिदास डाउट्स ले रहे हैं ना, तुम्हारे डाउट्स ले रहे हैं खालिदास जिया और जियाउर रहमान ने पार्टी एस्टैब्लिश करी 1978 में। उसके बाद 1978 के बाद उनकी जो वाइफ थी खालिदा जिया, उन्होंने पार्टी कंटिन्यू करी है। अभी जो उनके करंट लीडर है तारिक रहमान, उनके लीडर है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश। जो स्टेट्स उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है त्रिपुरा, आसाम। लार्जेस्ट त्रिपुरा नहीं, लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया म्यांमार के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ हमारा। उसके बाद इंडिया के साथ उनकी गंगा बॉर्डर शेयरिंग ट्रीटी हुई है, तीसरा बॉर्डर शेयरिंग ट्रीटी हुई है। इंडिया ने उनके लिबरेशन वॉर में हेल्प किया, 1971 के लिबरेशन वॉर में हेल्प किया है। उनके जो लीडर है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी को हमने सपोर्ट किया। जो अवामी लीग पार्टी थी उनको लिबरेशन हमने दिलाई है, इंडिपेंडेंस हमारी बंगाली फोर्सेस के थी, उनको इंडिपेंडेंस मिली है। 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था। वेनेजुला स्टार्ट नहीं, हमें अभी पूछना है स्टेट वाइज, फिर उसका क्या बोलूं। वेनेजुला का वो 1999 में जो वो जावेद थे, 1999 में ह्यूगो जावेद जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे और इन्होंने डील किया था और क्या 1999 उसमें इन्होंने ट्रीटी साइन की थी और 50% वो देंगे ब्रिटिश को देंगे 50%, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने बोला था अगर मतलब 60% अगर तुम लोग नहीं दोगे मुझे तो मैं वो बोले थे गेट द हेल आउट ऑफ द कंट्री। स्पीक प्लीज किसको दे रहे हो? बोलो 1999 में ह्यूगो चावेज आ गया था जिसने ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी थी। $11 से $33 बढ़ गया था, 3 टाइम्स प्राइसेस बढ़ गई थी। उसके बाद एक न्यू लॉ पास हुआ था जिसमें वहाँ के ऑयल बेल्ट के चलते वहाँ पे जितनी भी कंपनीज थी उन पे ये रूल लगा दिया गया था कि 60% ऑफ द एंटायर कंपनी आपको या तो हमारे गवर्नमेंट या तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ पे तो इम्पोर्टेंट हुआ है ईरान वो ओरिनो ऑयल में 2007 है उसका वो कहाँ पे ओके ईरान की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। डाउट्स बाद में लेना, ईरान की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ओके अभी चुप। ईरान की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहले ईरान का नाम पर्शिया था, उसके बाद फिर उसमें पहले कजर डायनेस्टी रूल करती थी। उसके बाद फिर 1901 में अरे मैं अभी लिखी हूँ यार 1901 में वहाँ का लीडर था मुजफ्फर अल-दीन शाह कजर, जिसने उसको डार्सी ऑयल कंसेशन एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उसने विलियम डार्सी, तो उसने 60 इयर्स का उसके साथ डील हुई थी जिसमें 1901 से 1961 तक के उसको मिला था। उसके बाद 16% था और उनको स्मॉल पेमेंट मिलती थी पहले 1901 में। उसके बाद 1905 में वो मेरा वो नहीं है 1995 में कॉन्स्टिट्यूशनल रियॉट्स वहाँ पे स्टार्ट होने लगे। हाँ तो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अरे स्टार्ट क्यों कंटिन्यू करने की 1905 अभी स्टार्ट ही क्यों यार। हाँ, अरे 1906 में वहाँ पे मजलिस आ गया था उनका जो पार्लियामेंट था और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या तो बनाया ना उन लोगों ने। चुप रहो। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1906। हाँ तो क्या कर रहे हैं ना तो है ना
19 क्या नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हाँ बस हाँ उसके बाद 1908 में ईरान में ऑयल मिला 1909 में उसका जो ऑयल का कंपनी था 1907 में कन्वेंशन हुआ था उसका नाम एंग्लो पर्शियन उसका वो पूरा बताओ बस हाँ एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी एंग्लो पर्शियन कन्वेंशन हुआ था जिसमें ब्रिटेन और एंग्लो पर्शियन कन्वेंशन हुआ था जिसमें ब्रिटेन और रशिया के बीच में डिवाइड कर दिया था, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो था वो ब्रिटेन को मिला था, नीचे वाला पार्ट रशिया को मिला था और बीच वाला पार्ट जो था वो इस्फहान और यज़द तो जिसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, वो न्यूट्रल था। 900